लाली अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता। सवेरे ही सवेरे काम पर चला जाता। मिट्टी खोद कर गारा तैयार करता। सांचों में घारा भर कर ईंटें बनाता। थल्ले पर कच्ची ईंटों की कतारें बनती जाती। दूसरे पथेरों के मुकाबले में वो कुछ ज़्यादा ही देर तक काम में जुटा रहता। काम से फारिग होने के बाद मुँह हाथ धोता, चूल्हे में आग सुलगाता और रोटी पकाने बैठ जाता। खाना खाता और दिन भर की सख्त मेहनत व मुशक्क़त से ऐसा निढाल और थका हारा होता कि बिस्तर पर लेटते ही आंख लग जाती। सूरज तुलू होता, गुरूब होता। वक्त दिन रात में बदलता रहता। गुजरते वक्त के साथ साथ लाली की बेचैनी बढ़ती गई। शादा के जाने के बाद ही उसने फरार होने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वो मौके की ताक में था। घूम फिर कर भुट्टे के महल वकू का अच्छी तरह जायज़ा ले चुका था। दिन में फरार होना मुमकिन ना था। बाहर आने जाने पर सख्त रोक टोक थी। ख़ास तौर पर ऐसे पथेरों और भट्टा मजदूरों की नक्ल हरकत की कड़ी निगरानी की जाती जिनकी पेशगी वाजिबुल अदा थी। भट्टे पर काम करने वालों की भारी अक्सरियत ऐसे ही कर्जदारों पर मुश्तमिल थी। रात का वक्त फरार होने के लिए मुनासिब और साजगार था। न किसी किस्म की चहल पहल होती, न गहमा गहमी। पहर रात गुजरते ही भट्टे पर सन्नाटा तारी होता। रात जिस कदर आगे बढ़ती, सन्नाटा भी उसी कदर बढ़ता। सुनसान और अंधेरी रातों को लाली उठकर बैठ जाता। फरार होने का मंसूबा बनाता। गिरदोपेश का जायज़ा लेता। उसके कान हर आहट और हर आवाज़ पर लगे होते। नज़रें इधर उधर गर्दिश करती। तरह तरह के अंदेशों और वसवसों के साथ साथ फरार होने की उमंग और तरंग भी होती। वो मुनासिब मौके की तलाश में बराबर लगा रहा। चांद की इब्तिदाई तारीखों का जिक्र है। एक रात लाली ने फरार होने का तहिया किया। चांद मगरिबी उफ़क़ पर तुलू हुआ और चंद घंटे बाद गुरूब हो गया। आसमान भी धुंधला और गुबार आलूद था। चांद के गुरूब होते ही अंधेरा छा गया। सन्नाटा बढ़ता गया। अंधेरा और गहरा हो गया। लाली सोया नहीं, जागता रहा। बेचैनी से करवटें बदलता रहा। बार बार गर्दन उठाकर चौकन्ना नज़रों से अंधेरे में इधर उधर देखता। भट्टे की निगरानी करने वाले पहरेदार गश्त पर थे। उनके कदमों की आहट रात के सन्नाटे में रुक रुक कर उभर रही थी। लाली जागता रहा और पहरेदारों के कदमों की आहट सुनता रहा। चाप कभी करीब आ जाती, कभी दूर हो जाती, मगर वो झोंपड़ियों और झुग्गियों के आसपास ही मंडलाते रहे थे। रात आधी हो गई। रात ढलने लगी। पहरेदारों के कदमों की आहट भी मध्यम पड़ गई। वो भी अब थकन और नींद के गलबे से निढाल हो रहे थे। वो वक्फे वक्फे से सख्त और बंजर ज़मीन पर अपनी लाठियाँ बजाते और इस तरह खनकारते और बोलते कि उनकी आवाज़ में गनूदगी का अंसर शामिल होता। पहरेदारों की आवाज़ें जब दूर हो गईं और मध्यम होते होते सन्नाटे में तहलील होकर ख़त्म हो गईं तो लाली उठकर खड़ा हो गया। झोंपड़ियों के आगे खुले मैदान में मर्द, औरतें और बच्चे चारपाइयों और फर्श पर बेखबर सो रहे थे। लाली ने नज़रें घुमा फिरा कर इधर उधर देखा और गहरी नींद सोने वालों के दरमियान से गुजरता हुआ दबे दबे कदमों आगे बढ़ा। वो झोंपड़ियों से दूर निकल गया। पलट कर पीछे देखा। सोने वाले हनूज बेखबर सो रहे थे। झोंपड़ियाँ और झुग्गियाँ सायों की मानंद धुंधली नजर आ रही थी। रात का पिछला पहर था। हर तरफ हू का आलम था। लाली आगे बढ़ता गया। नागहा उसने कदमों की आहट सुनी। कोई उसी की तरफ आ रहा था। लाली ने सरासीमा होकर आवाज़ की जानिब पलट कर नज़र दौड़ाई। एक साया अंधेरे में उसकी आंखों के सामने लहराया। वो झट औंधे मुंह ज़मीन पर लेट गया। निगाहें घुमा फिराकर आसपास देखा। थोड़े ही फासले पर ईंटों का चट्टा था। लाली आहिस्ता आहिस्ता खिसकता हुआ उस तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा और चट्टे की ओट में दुबक कर बैठ गया। कदमों की आहट रफ्ता रफ्ता नज़दीक आती गई। लाली चट्टे की ओट में दुबका हुआ बैठा रहा। अंधेरा बहुत गहरा था। हवा सरसराती हुई चल रही थी। लाली दम साधे चुप बैठा रहा। इंतज़ार करता रहा कि आने वाला गुजर जाए और दूर चला जाए तो वो उठकर आगे बढ़े और भट्टे की हुदूद से बाहर निकल जाए। आगे वीराना था। कीकर और जंगली बेरियों की जगह जगह झाड़ियाँ थीं। उनकी आड़ में चुपता छुपाता वो आगे बढ़ जाता। फरार होकर शादा के पास पहुंच जाता जो अपने मामू के घर में उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। मगर चाप ऐन उसके नज़दीक पहुंचकर रुक गई।
लाली संभला भी न था कि किसी ने लाठी से वार कर दिया। लाठी पर लोहे की ठोस शाम चढ़ी थी। लाठी कमर से छिचलती हुई गुजरी और घुटने पर इस जोर से टकराई कि लाली तड़प उठा। साथ ही आवाज उभरी, ओए कौन है तू? लाली ने मुड़कर देखा। तारीकी में एक पहरेदार उसके सर पर भूत की मानंद खड़ा था। लाली ने घुटना सहलाते हुए झट बात बनाई, पेट में जी सख्त मरोड़ थी, इधर टट्टी करने आ गया था। लेकिन पहरेदार ने उसका उज़्र काबिले इतना ना समझा। टपट कर बोला, इतनी दूर क्यों आया? उधर जुग्गियों के नज़दीक ही क्यों नहीं बैठ गया? उसने गुस्से से लाली को देखा जो सहमा हुआ बैठा था। तुझे पता नहीं, इधर टट्टी करने की इजाज़त नहीं, ईंटें गंदी और ख़राब हो जाती हैं। लाली ने गिड़गिड़ाकर माजरत की, गलती हो गई जी। खड़ा हो। पहरेदार ने लाली की गर्दन अपने मजबूत हाथों से दबोची और एक झटके से खड़ा कर दिया। लाली को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने मसलहत अंदेशी से काम लिया। उलझने और मजीद तावील पेश करने की कोशिश ना की। लंगड़ाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपनी झोपड़ी की जानिब चला। पहरेदार साए की तरह उसके साथ साथ था। झोपड़ी के करीब पहुंचकर उसने एक बार फिर लाली को डांटा, तंबीह की और ज़मीन पर अपनी लाठी बजाता और ज़ोर ज़ोर से खनकारता हुआ एक तरफ चला गया। लाली खामोशी से बिस्तर पर लेट गया। आसपास सोने वालों में से कई की नींद पहरेदार की डांट टपट से उचाट हो गई। किसी ने करवट बदली, किसी ने गर्दन उठाकर देखा, मगर न कोई बोला न पुरसिश अहवाल की। लाली भी चुप पड़ा रहा। लाठी से घुटने में ऐसी करारी चोट आई थी कि दर्द की कसक से देर तक करवटें बदलता रहा। किसी पहलू करार ना था, बार बार उठकर बैठ जाता। बहुत देर बाद उसे नींद आई। सुबह काम पर भी देर से गया। घुटने की तकलीफ के बाइस ठीक से काम भी न कर सका। घुटने पर चोट से वर्म आ गया था। वो 2-3 रोज तक दर्द में मुब्तला रहा। चलने फिरने और काम करने में तकलीफ होती, मगर इस वाक़ये के बाद वो बहुत मुहतात हो गया। ये भी अंदाज़ा हो गया कि भट्टे से फरार होना वो जिस कदर आसान समझता था ऐसा ना था। मगर उसने हिम्मत न हारी, अपने इरादे पर मजबूती से जमा रहा। उसने ज़्यादा सोच समझ कर कदम उठाने और अपने मंसूबे को ज़्यादा से ज़्यादा होशियारी से हमली जामा पहनाने का एक बार फिर तहिया किया। वो फरार होने के लिए दिन रात सोचता रहा और मुनासिब मौके की तलाश में लगा रहा। सपहर का वक्त था। यकायक तेज़ हवा के झकड़ों के साथ बादल घर कर आए। बारिश का छींटा भी पड़ा। थलों पर रखी हुई ईंटें धूप में खुश्क होने के लिए दूर दूर तक कतारों में फैली हुई थीं। बारिश 20 मिनट भी न हुई, मगर खासी तेज थी। कच्ची ईंटें बड़ी तादाद में मोटे मोटे कतरों से भीग कर जगह जगह से चटक गईं। ऐसी ईंटें नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दी जाती हैं। पत्थरों को उनकी कोई उजरत नहीं दी जाती। बारिश ख़त्म हो गई, मगर भट्टे पर काम न हो सका। गारा बारिश के पानी से तरबतर होकर इस काबिल न रहा था कि उसे सांचों में भरकर ईंटें तैयार की जा सकें। ज़मीन भी नम थी और भीगी हुई ईंटें जो टूटने फूटने से बच गई थीं इस काबिल न रही थीं कि कुम्हार उनको उठाते और रेड़ों में भरकर पकने के लिए भट्टे के अंदर पहुंचाते। मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू उठ रही थी। हवा भीगी भीगी थी। आसमान पर बादल छाए थे। शाम होने से पहले ही शाम का समा था। फिज़ा निहायत सुहानी और खुशगवार थी, मगर पथेरे सोगवार थे। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे। आंखों में दुख के साए मंडलाते थे। उनकी एक रोज़ की दिहाड़ी मारी गई थी। उनकी उजड़ी और बिखरी हुई जिंदगी में ये एक दिलखराश सानहा था। शाम धीरे धीरे भट्टे के दरो दीवार पर फैलती जा रही थी। अंधेरा बढ़ गया था। वो अपनी झोंपड़ियों के सामने निढाल और गुमसुम बैठे थे। कहीं कहीं चूल्हों में आग रोशन थी। फ़ज़ा में पकी हुई रोटियों की खुशबू रची हुई थी, मगर ना रोज़मर्रा की चहल पहल थी, न मिली जुली आवाज़ों का शोर था। हर तरफ बेकैफ खामोशी छाई थी। इस खामोशी से उकता कर बहावलपुर के एक रियासती पथेरे ने कान पर हाथ रखकर तान लगाई और एक माहिया अलापने लगा। बदली आ गई सांवड़ दी, कोई तदबीर डिसा, रूठे यार मनावड़ दी,
ہٹیاں تے کھنڈو کھدی ہک تال غریبی ہے دوجا سنجراں کھنڈ کہتی باغاں وچ گھا کوئی نہ جیڑھے پاسے ماہی ٹریا اوں پاسے دا راہ کوئی نہ۔ اس کی آواز میں سوز تھا، درد کی کسک تھی۔ سانولی سلونی شام اجڑ کر راکھ ہو گئی، آس پاس چھائے ہوئے بادل دھواں دھواں ہو گئے، فضا بوجھل اور نڈھال ہو گئی۔ سرسراتی ہوئی ہوا میں ماہیے کے بولوں کی بازگشت تھی۔ لالی بھی اپنی جھونپڑی کے سامنے خاموش بیٹھا تھا۔ ماہیہ سن کر تڑپ اٹھا، جس کے بولوں کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: ساون کی بدلی گھر کر آ گئی، کوئی ایسی تدبیر بتاؤ کہ روٹے ہوئے یار کو منا سکوں۔ دکانوں پر شکر شیرینی بک رہی ہے، ادھر غربت ہے، یار نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا ہے۔ باغوں میں کہیں پھل نہیں ہے، جدھر میرا محبوب گیا ہے اس طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لالی کو شاداں یاد آ گئی۔ اس کے پاس جانے اور اسے دیکھنے کے لیے وہ بے قرار ہو گیا۔ اس نے نئے عزم اور تازہ ولولے کے ساتھ فرار ہونے کا تہیہ کیا۔ موسم بھی فرار ہونے کے لیے سازگار تھا۔ اندھیرا دم بدم بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے روٹی پکائی، کھانا کھایا اور رات کے سنسان ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ لیکن پہر رات بھی نہ گزری تھی کہ میاں اسلم اپنے چند دوستوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ سیدھا بھٹے کے دفتر گیا، اسے کھلوایا۔ نوکروں نے جھپاک جھپاک کرسیاں نکال کر دفتر کے سامنے رکھی، ایک میز بھی رکھی۔ میاں اسلم اپنے یار دوستوں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی میرا بھٹی میں گیا، دیسی شراب کی بوتل لایا اور میاں اسلم کے سامنے میز پر رکھ دی۔ گلاس رکھ دیے اور پانی سے بھرا ہوا جگ بھی میز پر رکھ دیا۔ پینے پلانے کا دور شروع ہو گیا۔ میاں اسلم لگ بھگ مہینے بھر بعد رات کے وقت بھٹے پر آیا تھا۔ اس کی آمد کی خبر آن کی آن میں ہر طرف پھیل گئی۔ لالی کو اطلاع ملی تو اس نے فرار ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب ایسی کوشش میں ناکامی کے امکانات زیادہ تھے، طرح طرح کے خطرات تھے، اور سب سے بڑا خطرہ میاں اسلم کا بھٹے پر موجود ہونا تھا۔ جب تک وہ موجود تھا، ہر کارندہ اور ہر نوکر مستعد اور چوکس تھا۔ لالی بستر پر خاموش لیٹا تھا۔ دفتر کی سمت سے قہقہوں اور بے تکلفی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی ملی جلی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ان آوازوں میں بھٹے کے مالک میاں اسلم کی آواز بھی شامل تھی۔ لالی ان آوازوں کو سنتا رہا، پھر نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گیا۔ رات کے سناٹے میں دبا دبا شور بلند ہوا۔ لالی کی آنکھ کھل گئی۔ شور مغربی کونے کی جھونپڑیوں میں ہو رہا تھا، البتہ دفتر کی جانب خاموشی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پینے پلانے کی محفل ختم ہو چکی ہے۔ رات ابھی آدھی نہیں گزری تھی، مگر ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ لالی اٹھا اور تاریکی میں سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا ہوا اس طرف روانہ ہوا جدھر شور اٹھ رہا تھا۔ قریب جا کر اس نے دیکھا، ایک بوسیدہ جھونپڑی کی دہلیز پر ایک عورت سر جھکائے بیٹھی تھی اور بلک بلک کر رو رہی تھی۔ جھونپڑی کے اندر چراغ روشن تھا۔ اس کی پھیکی پھیکی روشنی میں عورت کا چہرہ مٹیالہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ دو ننگ دھڑنگ نوعمر بچے بھی اس کے پہلو میں حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ لالی نے پہلی ہی نظر میں عورت کو پہچان لیا۔ وہ سلامو پتھیرے کی بیوی جگنی تھی۔ سلامو کا نام بھی اسلم تھا، مگر سب اسے سلامو کہتے تھے۔ سلامو کی بیوی کی سسکیاں رک رک کر ابھر رہی تھیں، لیکن سلامو غائب تھا۔ اس کی بیوی کے آس پاس بھٹے پر کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کا ہجوم تھا۔ ہجوم زیادہ بڑا نہ تھا اور اس میں بھی اکثریت سلامو کے عزیز و اقارب کی تھی۔ لالی بھی ہجوم میں شامل ہو گیا۔ دریافت کرنے پر اقدا کھلا کہ اندھیرے میں دو کارندے آئے اور جھونپڑی کے باہر سوتی ہوئی سلامو کی 14 سالہ بیٹی رانو کو اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے جب رانو کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مزاحمت کی، ہاتھ پیر چلائے، چیخنے چلانے کی بھی کوشش کی،
لیکن ایک کارندے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس زور سے دبایا کہ آواز نہ نکل سکی۔ سلامو اور اس کی بیوی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ دونوں نے پریشان ہو کر دیکھا، رانو کا بستر خالی تھا۔ کارندے اسے اٹھا کر تاریکی میں غائب ہو چکے تھے۔ اب سلامو کی بیوی اپنی رسوائی اور بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی، اور سلامو اپنی بیٹی کو واپس لینے میاں اسلم کے پاس گیا تھا، جو ابھی تک دفتر کے برابر والے کمرے میں موجود تھا۔ ہجوم میں شامل عورتوں اور مردوں کے چہروں پر جھنجھلاہٹ تھی، آنکھوں میں نفرت کے شرارے تھے۔ وہ دبی زبان سے اپنے اپنے طور پر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں۔ کوئی احتجاج کر رہا تھا، کوئی رانو کی ماں سے اظہار ہمدردی کر رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، دلجوئی کر رہا تھا۔ وہ رو رو کر بتا رہی تھی، میں نے اور سلاموں نے تو یہ سوچا تھا جی کہ اب کے برکھا میں پنڈ جا کر رانو کا بیاہ کر دیں گے۔ نکاح تو تب ہی کر دیا تھا جب وہ 9 سال کی تھی، اب تو ودا کرنا تھا، اسے سوہرے بھیجنا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر سینے پر دہتڑ مارتی، ہائے ربا، میں تو برباد ہو گئی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، فریاد کرتی رہی، اپنا دکھ درد سناتی رہی۔ اندھیری رات دم بخود کھڑی تھی، آسمان پر ابھی تک بادل چھائے تھے، ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی تھی، سرسراہٹ تھی۔ وقت گزرتا رہا، لالی خاموش کھڑا تھا، نہ اس نے کوئی تبصرہ کیا، نہ کسی رد عمل کا اظہار کیا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آہٹ ابھری، سلامو اندھیرے سے نکل کر سامنے آ گیا، قریب آیا۔ دھندلی دھندلی روشنی میں سب نے دیکھا وہ اکیلا تھا، رانو اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال گرد سے آلودہ تھے، قمیص پھٹ کر لیر لیر ہو گئی تھی، برہنہ پیٹھ اور کمر پر چھتر کی مار کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، جن سے خون رس رہا تھا۔ ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی، کنپٹی اور رخساروں پر خراشیں تھیں۔ بیوی نے اسے تنہا دیکھا تو اور زور زور سے رونے لگی، تڑپ کر بولی، تو اکیلا آ گیا، میری رانو کو نہیں لایا؟ ہائے، اب میں اس کے گھر والے کو کیا بتاؤں گی، اسے کیسے منہ دکھاؤں گی؟ وہ سسکیاں بھر رہی تھی، گلے شکوے کر رہی تھی۔ سلامو، تو رانو کو کیوں نہیں لایا؟ تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ بول، اب بولتا کیوں نہیں؟ سلامو کچھ نہ بولا۔ یکایک اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر تناؤ پیدا ہو گیا، ہانپنے کے انداز میں زور زور سے سانس لینے لگا۔ اس نے خونخوار نظروں سے اپنی بیوی جگنی کو دیکھا، تیزی سے جھپٹا اور اس کی کمر پر اس زور سے لات ماری کہ وہ دوہری ہو گئی۔ سلامو نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال پکڑے، اپنی طرف کھینچا اور پاگلوں کی طرح مارنے لگا۔ کئی مرد ہجوم سے نکل کر جھٹ اس کے قریب پہنچے اور پکڑ کر علیحدہ کیا، مگر وہ بار بار ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتا، بیوی کو ننگی ننگی گالیاں دیتا، بپھرتا اور مارنے کے لیے جھپٹتا۔ شور سن کر ہر طرف سے مرد اور عورتیں گھبرا کر وہاں پہنچ گئے۔ ہجوم اب بڑھ گیا تھا، سب سلاموں کو دیکھ رہے تھے، فرش پر بے سد پڑی ہوئی جگنی کو دیکھ رہے تھے، بول رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، بڑبڑا رہے تھے۔ کوئی سلاموں کو لعن طعن کر رہا تھا، کوئی سمجھا بجھا کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی اس کی بیوی سے اظہار ہمدردی کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں حنیف ڈوگر کئی کارندوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ قریب پہنچ کر اس نے سلاموں کو غصے سے ڈانٹا، اوے حرام دے، تو نے فیر رولا کیا، ابھی تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہوا، کچھ اور گرمی اتروانی ہے؟ ڈوگر کو دیکھتے ہی سب دم بخود ہو گئے، ہجوم بکھرنے لگا، سب دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگے۔ حنیف ڈوگر نے ان کو بھی قہرآلود نظروں سے دیکھا، گندی سی گالی دے کر زور سے دھاڑا، یہاں تماشا دیکھنے آئے ہو؟ جاؤ، جا کر سو جاؤ، سویرے کام نہیں کرنا؟ کسی نے کچھ نہ کہا اور سب منتشر ہو کر اس کی نظروں سے بچتے بچاتے اپنی اپنی جھونپڑیوں کی جانب کھسکنے لگے۔ لالی بھی پیچھے ہٹا، مڑا اور اپنی جھونپڑی کی سمت روانہ ہو گیا۔ بعد میں سلامو اور اس کی بیوی پر کیا گزری اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ صبح ہوئی تو لالی نے دیکھا سلامو سانچوں میں گھارا بھر بھر کر اینٹیں بنا رہا تھا، بیوی بھی اس کے ساتھ کام کر رہی تھی اور رانو بھی موجود تھی۔ وہ سر جھکائے اینٹیں تیار کرنے میں مصروف تھی۔ بادل اب چھٹ چکے تھے، گہرے نیلے آسمان پر ابر کے سفید سفید لکے منڈلا رہے تھے، ان کے پیچھے سورج چمک رہا تھا۔
गर्मी फिर बढ़ गई थी। सलामू काम करता जाता, पेशानी पर आया हुआ पसीना पहुँचता और झुंझला झुंझला कर कभी बीवी को गालियाँ देता, कभी बेटी को। उसकी ऊंची आवाज़ बार बार सुनाई देती। आसपास काम करने वाले पथेरे उसे नर्म लहजे में समझाते बुझाते, खामोश रहने की तलकीन करते, मगर वो बाज ना आया, बराबर गालम गलोच करता रहा। जो समझाने की कोशिश करता उस पर भी गुस्से से बरसता। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ भट्टे के दफ्तर तक पहुंच रही थी, जहां असलम बैठा था। वो उस रोज़ खिलाफ मामूल सेपहर को आया था। मियाँ असलम के पहुंचने के कुछ ही देर बाद हनीफ डोगर पथेरों की जानिब आता हुआ नजर आया। वो सीधा सलामों के पास पहुंचा। उसके हाथ में छितर दबा था, जिसे वो आहिस्ता आहिस्ता हिला रहा था। हनीफ डोगर ने गुस्से से सलामों को डांटा, फटकारा, गालियां भी दी, आंखें निकालकर झपटा और सड़ाक सड़ाक छितर मारे। सलामू चंद लम्हे खामोश कड़ा पिटता रहा और तीखी नज़रों से डोगर को घूरता रहा। फिर उसने झपट कर डोगर को इस जोर से धक्का दिया कि वो कच्ची ईंटों से टकरा कर गिरते गिरते बचा। संभल कर पलटा और छितर उठाकर सलामू पर झपटा, मगर सलामू ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों में जोर आजमाई होने लगी। आखिर डोगर ने झटका देकर अपने हाथ छुड़ा लिए। अब वो सख्त झुंझलाया हुआ था, गुस्से से दीवाना हो रहा था। उसने बिफर बिफर कर सलामों को छितर से मारना शुरू कर दिया। सलामू बिलबिला बिलबिला कर कभी इधर हटता, कभी उधर। फिर एक ऐसा मरहला आया कि वो झपटा और डोगर से चिमट गया। दोनों एक दूसरे को जेर करने की हर तरह कोशिश करने लगे। इस कशमकश और खींचातानी में दोनों ने अपने पैरों से ताज़ा बनी हुई कच्ची ईंटों को रौंद कर मिसमार कर दिया। ये सब ईंटें सलामू, उसकी बीवी और बेटी ने बनाई थी, मगर उसकी बीवी और बेटी सहमी हुई खड़ी थी और सलामू को डोगर से हाथापाई और जोर आजमाई करते देख रही थी। पथेरों और दूसरे भट्टा मजदूरों ने भी काम छोड़ दिया था और दोनों को लड़ते झगड़ते देख रहे थे। वो खामोश थे और हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। न किसी ने सलामू को मना किया, न बीच बचाव की कोशिश की। हनीफ डोगर भारी भरकम था। उसके जिस्म पर खूब गोश्त चढ़ा था, तगड़ा और मजबूत भी था। उसके मुकाबले में सलामू दुबला पतला था, गोश्त कम और हड्डियां ज़्यादा नुमायां थी। डोगर बार बार धक्का देकर सलामू को गिरा देता, कभी उसकी टांग पकड़कर खींचता, कभी सर के बाल पकड़कर उठाता और घुमाकर छितर मारता, मगर सलामू हर बार उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो जाता, पलटता और फिर झपटता। वो बराबर पिटता रहा, मार खाता रहा, मगर बाज ना आया। अब डोगर लंबी लंबी सांसें भरकर हाँफने लगा था। सलामू ने एक बार कचकचा के इस जोर से डोगर के मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो चकरा गया। संभला भी न था कि सलामू ने उछल कर धक्का दिया। डोगर लड़खड़ा कर गारे में गिर पड़ा। सलामू ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली और गारे में ठोंस दी, मगर डोगर ने जल्द ही जोर लगाकर अपनी गर्दन गारे से बाहर निकाल ली। उसका चेहरा गारे से लथपथ होकर निहायत डरावना और हैबतनाक नजर आ रहा था। वो जोर जोर से हाँप रहा था और ऊंची आवाज से सलामों को गालियां दे रहा था। चीखो पुकार सुनकर आनन फानन चारों तरफ से कारिंदे हनीफ डोगर की मदद को दौड़े। उन्होंने सलामों को दबोच कर बेबस कर दिया। डोगर उठकर खड़ा हो गया। गारे से लुथड़ा हुआ उसका चेहरा देखकर हंसी आती थी। वो इस बुरी तरह हाँप रहा था कि सांस सीने में न समाती थी। न उसने सलामों को मारने की कोशिश की और न ही गालियां दी। सबके सामने उसकी ऐसी किरकिरी हुई थी कि वो किसी से नज़र मिलाने के काबिल न रहा था। वो चेहरे से गारा पोंछता, कपड़े झाड़ता दफ्तर की जानिब रवाना हुआ। उसकी हिदायत पर कारिंदे सलामों को मारते पीटते घसीटते हुए उसी सिमत ले गए जिधर हनीफ डोगर गया था। सारे पथेरे और भट्टा मजदूर हक्का बक्का खड़े थे। न किसी ने कारिंदों से बाजपुर्स की और न ही सलामों को छुड़ाने और आज़ाद कराने की कोशिश की। सिर्फ सलामों की बीवी और बेटी के चेहरों पर गम और गुस्सा बरस रहा था। वो सिसकियां भर कर रो रही थी और कहरालूद नज़रों से सलामों को कारिंदों के निर्गे में जाते हुए देख रही थी। डोगर के साथ साथ सलामू भी नज़रों से उजल हो गया। भट्टे पर सुकूत तारी हो गया। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। किसी को मुतलिक पता न चला कि सलामू का क्या हशर हुआ। इसकी बीवी भी उधर न गई, सहमी हुई बैठी रही और आंसू बहाती रही। उसके साथ सिर्फ उसकी बेटी रो रही थी। न कोई उनको तसल्ली देने आया, न किसी ने दिलजोई की। सब खामोश और दहशत ज़दा थे। सूरज मगरिब में उतर गया। शाम नीचे उतरने लगी, फैलने लगी।
झुटपुटे में पथेरों और भट्टा मजदूरों ने देखा। सलामू दफ्तर के अक़ब से निकला। कारिंदे उसके बाजू और हाथ मजबूती से पकड़े हुए थे। वो निहायत हकारत और बेदर्दी से सलामू को धक्के देते हुए चिमनी की जानिब बढ़े और भट्टे के अंदर दाखिल हो गए। सलामू को भट्टे के दहकते हुए तवे पर खड़ा कर दिया गया। उसके पैर बरहना थे। तवे पर पहुंचते ही उसके तलवे सुलगने लगे। उसने तकलीफ और जलन बर्दाश्त करने की गरज से अपने दांत भींच लिए। तपते तवे से वो नीचे न उतर सकता था। 2 कारिंदे उसकी निगरानी पर मामूर थे और निहायत चौकस खड़े थे। सलामू बार बार पैर पटकता, बेबसी से इधर उधर देखता। उसके पैर झुलसते रहे, सुलगते रहे। उसने बेबसी से गर्दन हिलाई, दर्द से तिलमिलाया, मुंह फाड़ा और बेख्तियार चीख निकल गई। शाम के सन्नाटे में चिमनी के अंदर से सलामू की घुटी घुटी चीखें रुक रुक कर उभर रही थीं। उसकी बीवी और बेटी हर चीख पर तड़प उठती, रोती, आंसू बहाती, बेकरार होकर चिमनी की जानिब नजरें उठाकर देखती, जिसके बीचों बीच गर्म तवे पर सलामू खड़ा था। इस तवे को कोयले और लकड़ियां जलाकर अंगारे की तरह गर्म किया जाता था और कच्ची ईंटों को पकाकर पुख्ता बनाया जाता था। अब इस तवे पर कच्ची ईंटों के बजाय कारिंदों ने सलामू को खड़ा कर दिया था। उसके पैर जल रहे थे। वो तकलीफ से बेहाल होकर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, दुहाई दे रहा था। मौसम गर्मा की सुलगती शाम रफ्ता रफ्ता तारीख होती गई। भट्टे पर काम करने वाला हर पथेरा, हर मेहनतकश सहमा हुआ था, खौफजदा था। सलामू की चीखें सुन रहा था। अचानक चीखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद सलामू भट्टे से बाहर निकला। एक मजबूत और कवी हैकल कारिंदे ने बढ़कर उसे उठाया और कंधे पर डाल लिया। वो संभल संभल कर कदम रखता हुआ सलामू की झोंपड़ी की जानिब बढ़ा। करीब पहुंचा, झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और सलामू को बिस्तर पर डाल दिया। कारिंदा चला गया। सलामू खामोश लेटा था और रुक रुक कर सांस ले रहा था। उसके तलवे जलकर स्याह पड़ गए थे। खाल जगह जगह से फट गई थी। बीवी और नौजवान बेटी रानो ने उसका ये हाल देखा तो फूट फूट कर रोने लगी। दोनों बच्चे भी माँ और बहन को रोते देखकर मुंह बिसोरने लगे। झोंपड़ी में कोहराम बरपा था। सबसे पहले अजीजदार और कुंबे वाले सलामू को देखने झोंपड़ी के अंदर गए। रफ्ता रफ्ता दूसरे पथेरे और भट्टा मजदूर भी पहुंचने लगे। लाली भी गया। उसने देखा चिराग की जर्द जर्द रोशनी में सलामू आंखें बंद किए पड़ा था और बेकरारी से अपनी गर्दन इधर उधर हिला रहा था। ना वो बोल रहा था, ना बात कर रहा था। उसका मुरझाया हुआ चेहरा मटियाला पड़ गया था। एक पथेरे ने सलामू की बीवी जुगनी को मशवरा दिया, पैरों पर दीवे का गरम गरम तेल रूई डुबो कर लगा दे, जलन कम पड़ जाएगी। दीवे के तेल से क्या बनेगा? ये इलाज तुझे किसने बताया? सलामू के बूढ़े चचा ने उसे टोका और अपना नुस्खा तजवीज़ किया। दूध मल दे, आराम आ जाएगा, पर दूध उबला हुआ ना हो। दूध बिल्कुल ताज़ा हो तो फौरन आराम आ जाएगा। बाबे, तूने भी हद कर दी। सलामू के सिरहाने खड़े हुए एक नौजवान कुम्हार ने हैरत का इजहार किया। इधर भट्टे पर दूध कहाँ मिलेगा? और ताज़ा दूध मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका लहजा तीखा था। यहाँ तो कनक की रोटी भी पेट भर खाने को नहीं मिलती, तू दूध की गल कर रहा है? बारी भी झोंपड़ी में मौजूद था। वो जन्म जन्म का पथेरा था। उसका बाप भी पथेरा था और कमसिनी ही में उसे ईंटें बनाने पर अपने साथ लगा लिया था। अब वो अधेड़ हो चुका था। सर के बाल किचड़ी हो गए थे। वो दूर और नज़दीक के मुख्तलिफ भट्टों पर काम कर चुका था। उसकी 2 नौजवान बेटियां अभी तक मियाँ असलम और हनीफ डोगर के कब्जे में थी। एक जवान बेटा था, वो किसी और भट्टे पर काम कर रहा था। बीवी कहीं और काम कर रही थी। बारी को बेटे और बीवी के बारे में कुछ खबर ना थी कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। जवानी में बारी भी बहुत सरकश और जयाला मशहूर था। भट्टा मालिकों और उनके जमादारों के तरह तरह के मजालिम झेल चुका था। 2 बार सज़ा के तौर पर भट्टे के दहकते हुए तवे पर भी खड़ा हो चुका था। उसे हर तरह के जुल्म सितम का बखूबी तजुर्बा था। बारी ने पहला काम तो ये किया कि दूसरे पथेरों की मदद से सलामू को झोंपड़ी से बाहर निकाला और ताज़ा हवा में एक चारपाई पर लिटा दिया। इस काम से फारिग होकर वो एक तरफ चला गया। वापस आया तो उसके हाथों में कच्चे आलू दबे थे। खुदा मालूम कहाँ से ढूंढ कर लाया था।
وہ झोंपड़ी के अंदर गया। चिराग की रोशनी में आलू पत्थर पर रखकर अच्छी तरह कुचले, मिट्टी की एक प्लेट में समेट कर रखे। सलामों के पास पहुंचा और हौले हौले कुचले हुए आलूओं का लेप सलामों के तलवों पर लगाने लगा। सलामों ने तिलमिला कर पहलू बदला। बारी ने नरम लहजे में उसे समझाया, घबरा नहीं, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, मुझे भी पता है तवे पर खड़े होने के बाद पैरों में कितनी तकलीफ होती है। बारी ने आलूओं का लेप सलामों के दोनों तलवों पर अच्छी तरह लगा दिया। सलामों कुछ देर तो बेकरार रहा, मगर अब वो खामोश पड़ा था और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। बीवी चारपाई की पट्टी से लगी उसके सिरहाने बैठी थी और आहिस्ता आहिस्ता सर दबा रही थी। करीब ही उसकी बेटी रानो और दोनों बच्चे दमबखुद बैठे थे। डोगर एक तरफ से 2 कारिंदों के साथ नमूदार हुआ। सलामों के पास पहुंचा और उसके साथ साथ वहां मौजूद दूसरों को भी गालियां देने लगा, धौंस और धमकी देने लगा, मगर इस दफ़ा कोई हटा नहीं। जिस जगह खड़ा था वहीं रहा। हनीफ डोगर बराफरोख्ता होकर और ज़ोर ज़ोर से डांटने फुटकारने लगा। पथेरों और दूसरे भट्टा मजदूरों के चेहरों पर झुंझलाहट फैलने लगी। एहतजाज के तौर पर तरह तरह की आवाज़ें उभरने लगीं। जमादार गाला न निकाल, रब से डर, इतना जुल्म करना ठीक नहीं होता। कुड़ियाँ और जनानियाँ उठाते हुए तुझे शर्म करनी चाहिए। सलामों ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ जी, ये इज्जत का सवाल है। आवाज़ें ऊंची और ऊंची होती गईं, लहजा तलख्तर होता गया, चेहरों का तनाव बढ़ गया, आंखों से गम और गुस्सा झलकने लगा। हनीफ डोगर ने इनके बिगड़े हुए तेवर देखे तो तरह तरह की धमकियां देता हुआ अपने कारिंदों के हमरा चला गया। वो सख्त चिरागपा था। रात गुजरी, सुबह हुई, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। सिर्फ सलामू अपनी झोंपड़ी में तन्हा लेटा तकलीफ से कर्राहता रहा, बेचैनी से बार बार करवटें बदलता रहा। उसकी बीवी जुगनी और बेटी रानो गारा बना रही थी और गारे को सांचों में भर भर कर ईंटें तैयार कर रही थी। सलामों के दोनों कमसिन बच्चे भी माँ और बहन का हाथ बटा रहे थे, अपनी बिसात के मुताबिक मुस्तैदी से मदद कर रहे थे। हनीफ डोगर दिन भर नजर न आया, मगर शाम को जब चिट्ठा बटा तो वो हस्बे मामूल मुंशी के अक़ब में कारिंदों के हमरा मौजूद था। वो मुंशी के सामने नीम दायरे में फर्श पर बैठे हुए पथेरों और भट्टा मजदूरों को गुस्से से घूर रहा था। गुज़िश्ता शब उसकी जो बेइज्जती हुई थी उस पर सख्त बरहम था। उसकी आंखों से जो कदूरत और नफरत झलक रही थी, उसकी शिद्दत का अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब किसी को मुंशी ने उजरत न दी, हफ्ते भर की पूरी दिहाड़ी पेशगी में काट ली। जिसने भी एहतजाज करने की कोशिश की, हनीफ डोगर ने बिफर कर उसकी पीठ और कमर पर सड़क सड़क छित्तर लगाए, मगर न कोई हंगामा हुआ न गड़बड़। तमाम पथेरे और भट्टा मजदूर रात भर जागते रहे, चोरी छुपे एक दूसरे से मिलते रहे, सरगोशियां करते रहे। तमाम रात ये खुफिया सरगर्मियां जारी रहीं। सुबह हुई तो कोई पथेरा और कोई भट्टा मजदूर काम पर न गया, सब अपनी झोंपड़ियों में बैठे रहे। पहर दिन गुजरा, सूरज चढ़कर आसमान के बीचों बीच पहुंच गया। दोपहर हो गई, मगर भट्टा सुनसान था, न कोई चहल पहल थी न गहमा गहमी। हनीफ डोगर अपने कारिंदों के साथ पेचुताब खाता हुआ झोंपड़ियों पर पहुंचा, चीखा चिल्लाया, डराया धमकाया, मगर कोई भी झोंपड़ी से निकलकर काम पर न गया। दूसरे रोज भी कोई काम पर न गया। मियाँ असलम इस सूरत-ए-हाल से सख्त परेशान हुआ। उसे एक सरकारी इमारत की तामीर के लिए बहुत बड़ी तादाद में ईंटें फराहम करना थी और कम से कम मुद्दत में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फराहम करना थी। ये ठेका उसने बहुत भाग दौड़ करने और तगड़ी रिश्वत देने के बाद हासिल किया था। ठेके की बुनियादी शर्त वक्त मुकर्ररा के अंदर ईंटें फराहम करना थी। ताख़ीर की सूरत में ठेका मनसूख हो जाने का शदीद ख़तरा था। सपहर को मियाँ असलम ने डोगर को तलब किया। वो उस वक्त भट्टे के दफ्तर में बैठा था। बुशरे से घबराहट और परेशानी आया थी। वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, चेहरे से पसीना पहुँच रहा था। हनीफ डोगर दफ्तर में दाखिल हुआ और सर झुकाकर अदब से खड़ा हो गया। मियाँ असलम ने अपनी तशवीश का इजहार किया। डोगर, आज भी भट्टे पर काम शुरू नहीं हुआ। फिक्र ना करें जी, कल काम शुरू हो जाएगा। हनीफ डोगर ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की।
भूखे मरेंगे तो सारे ही पथेरे और मजदूर खुद ही काम पर पहुंच जाएंगे, और वो कल भी काम पर ना आए तो नए पथेरे भर्ती करके ले आऊँगा। डोगर ने सफाई पेश की। क्या करें जी, सब ने बहुत तंग कर रखा है। आंखें दिखाते हैं, रौला करते हैं। उनकी चाबी कसना बहुत ज़रूरी थी। आगे भी बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। तू चाबी कसता रहना, इधर अपना पलेतन निकल जाएगा। मियाँ असलम बरस पड़ा। तू बिल्कुल काम का बंदा नहीं, एकदम हडहराम हो गया है। तुझसे जमादारी नहीं होने की। मियाँ साहब, मेरी गल तो सुनो। डोगर ने आजिज़ी से एक बार फिर सफाई पेश करने की कोशिश की। मैंने तेरी कोई गल शल नहीं सुननी। मियाँ असलम झुंझुला कर जोर से चीखा। तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, निकल जा यहां से। हनीफ डोगर ने जबान से एक लफ्ज न निकाला, मुड़ा और गर्दन झुकाए हुए चुपचाप दफ्तर से बाहर चला गया। शाम को मियाँ असलम ने तमाम पथेरों और दूसरे मेहनतकशों को बुलाया। जब वो दफ्तर के सामने पहुंच गए तो मियाँ असलम बाहर आया। मीरा ने कुर्सी निकाल कर दफ्तर के बाहर ही रख दी। मियाँ असलम उस पर इत्मीनान से बैठकर सिगरेट के कश लगाने लगा। उसके रूबरू भट्टे पर काम करने वाले तमाम पथेरे और मजदूर फर्श पर बैठे थे। उनके जिस्मों से पसीने की तेज़ बू उठ रही थी। उनके चेहरे बिल्कुल सपाट थे। वो नज़रें उठाए मियाँ असलम की तरफ देख रहे थे। मियाँ असलम ने खनकार कर गला साफ किया, ऊंची आवाज़ से सबको मुखातिब किया। क्यों जी, तुम सब ने 2 रोज से काम क्यों बंद कर रखा है? किसी ने कोई जवाब न दिया। सब खामोश बैठे रहे। बोलो, जवाब दो, तुमने काम क्यों बंद कर रखा है? इस दफा उसने ज्यादा ऊंची आवाज से पूछा। सब नजरें घुमा फिरा कर एक दूसरे को देखने लगे। वो सरासीमा और घबराए हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर एक बूढ़ा पथेरा उठकर खड़ा हो गया। सब उसे बाबा नूरदीन कहते थे। बाबा नूरदीन ने पिछले चंद रोज़ के वाक़यात संभल कर मियाँ असलम को सुनाए। हनीफ डोगर और कारिंदों के जुल्म व सितम बताए। मुंशी की धांधली से आगाह किया। उसने रानों के अगवा की वारदात और सलामों पर ढाए जाने वाले जबर तशद्दुद की रुईदात इस कदर दिल गिरफ्ता और जज्बाती होकर सुनाई कि आवाज़ भर्रा गई, आंखों में आंसू उमड़ आए। बाबा नूरदीन ने बोसीदा कमीज़ का दामन उठाया और अपने आंसू पहुँचने लगा। मियाँ असलम खामोश बैठा बाबा नूरदीन की एक एक बात पूरी तवज्जो से सुनता रहा। जब उसने अपनी बात ख़त्म की तो मियाँ असलम ने रानों के अगवा पर हैरत का इजहार करते हुए कहा, डोगर ने करिंदों के जरिए रानों को उठवाया था? ये तो उसने बहुत गंदी हरकत की। उसने ऐसा क्यों किया? वो उसे उठाकर कहाँ ले गया था? रानो भी अपनी माँ के साथ बैठी थी और ताज्जुब से आंखें फाड़े मियाँ असलम को देख रही थी, जिसके साथ उसने तमाम रात बेबसी के आलम में बसर की थी। मगर मियाँ असलम उसके एहसासात और हैरानी और परेशानी से बिल्कुल बेनियाज था। उसने तीवरी पर बल डाले, चेहरे पर झुंझुलाहट तारी की और अपनी बरहमी का इजहार किया। मैं डोगर की जमादारी ख़त्म कर दूंगा, उसकी छुट्टी कर दूंगा। मजमे में हल्की हल्की सरसराहट हुई, दबी दबी सरगोशियाँ उभरी, मुरझाए हुए चेहरों पर इत्मीनान झलकने लगा। मियाँ असलम ने सलामों की बीवी जुगनी को बुलाया। 15 रुपए जेब से निकालकर सलामों के इलाज मालजे के लिए दिए। उसे तसल्ली भी दी। उसने गर्दन उठाकर सामने बैठे हुए पथेरों और दूसरे मेहनतकशों को देखा। गुस्से से हनीफ डोगर और कारिंदों को बुरा भला कहा, उनको फहमाइश करने का वादा किया और पथेरों को खुश करने के लिए फी 1000 कच्ची ईंट की उजरत में 1 आने के इजाफे का ऐलान किया। इस ऐलान से पथेरे वाकई खुश हो गए। बिन मांगे मुराद पूरी हुई थी। वो हंसते मुस्कुराते मियाँ असलम को दुआएं देते अपनी अपनी झोंपड़ियों और झुग्गियों की जानिब रवाना हो गए। सलामों की बीवी भी अपना सारा दुख दर्द भूल गई। 15 रुपये उसकी धोती के डब में निहायत हिफाजत से रखे थे। बारी सबसे ज़्यादा खुश था। उसकी दोनों बेटियां जो लगभग 4 महीने से लापता थीं, रात ही को वापस आ गई थी। मियाँ असलम ने ऐसा इंचर फेंका कि पथेरे उससे निहाल हो गए। उनके सूखे पतले और मरियल जिस्मों में गोया बिजली दौड़ गई। वो अब दबा के मेहनत करते, ज़्यादा जोशो खरोश से काम करते और अक्सर व बेशतर बिला उज़्र 14-14 घंटे काम करते। भट्टे के वसी मैदान में हर तरफ ईंटों के चिट्ठे नजर आते थे। मुंशी का रवैया भी बदल गया था। अब वो चिट्ठा बांटते वक्त बेजारी और झुंझुलाहट का इजहार न करता, नरमी से बात करता, पेशगी भी कम से कम काटता।
टूट फूट और टेढ़ी मेढ़ी ईंटों की कटौती में भी रियायत से काम लेता। हंसने बोलने और मिलने जुलने पर भी कोई रोक टोक न थी। कारिंदे भी बहुत कम नजर आते और हनीफ डोगर तो बिल्कुल नजर न आया। आम ख्याल ये था कि मियाँ असलम ने उसकी जमादारी ख़त्म कर दी है। लाली ने ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की खातिर फरार होने का इरादा आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया था। वो सूरज डूबने के बाद भी देर तक ईंटें बनाता रहता। वो थका हारा काम से वापस आता, जल्दी जल्दी रोटी पकाता और खाना खाते ही बेखबर होकर सो जाता। 2 हफ्ते से भी ज़ायद अरसा उसी आलम में गुजर गया। एक सुबह उसने हैरत ज़दा नज़रों से देखा, हनीफ डोगर भट्टे में दाखिल हो रहा था। उसके हमरा ऐसे नए पथेरे भी थे जिन्हें लाली ने पहली बार देखा था। लाली ने मामूल के मुताबिक कच्ची ईंटें तैयार की, काम ख़त्म किया, खाना खाया और बिस्तर पर लेट कर सो गया। पहर रात गुजरी थी कि किसी ने उसे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ा। लाली की आंख खुल गई। उसने घबरा कर देखा, एक मुसल्ला कारिंदा सिरहाने खड़ा था। लाली नींद से बोझल आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया। कारिंदे ने झपट कर कहा, फटाफट अपना सामान उठा। क्यों? लाली ने उसे सवालिया नजरों से देखा। जैसा कहता हूं वैसा कर, कारिंदा आंखें निकाल कर बोला। अंधेरे में वो भूत की मानिंद खौफनाक नजर आ रहा था। लाली ने उससे उलझने की कोशिश न की। चारपाई से नीचे उतरा और जल्दी जल्दी अपना सामान इकट्ठा करने लगा। कारिंदे ने अपनी लंबी डांग से उसकी कमर को टहुका दिया। ठीके लहजे में बोला, तेजी से हाथ चला। लाली ने कुछ न कहा, अपना सामान समेटकर गठड़ी बना ली और कारिंदे की जानिब देखने लगा। उधर चल। कारिंदे ने एक तरफ हाथ उठाकर चलने का इशारा किया। लाली चुपचाप आगे बढ़ा। कारिंदा उसके साथ साथ चला। लाली हनूस हैरान और परेशान था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चलते चलते उसने दबी जबान से दरियाफ्त किया, तू मुझे कहाँ लिया जा रहा है? उसके लहजे में इस्तेजाब था। चुप करके चलता रहे, कारिंदे ने बेरुखी से डांटा। बेकार की बकवास न कर। डांट सुनकर लाली को मजीद पूछगछ करने की जुर्रत न हुई। वो अपनी गठड़ी संभाले कान दबाए कारिंदे के हमरा चलता रहा। दोनों अंधेरे में टूटी फूटी ईंटों के डेरों और गढ़ों से बचते बचाते आगे बढ़ते रहे। न कारिंदे ने कोई बात की और न ही लाली बोला। कारिंदा गर्दन उठाए निहायत मुस्तैदी से चल रहा था। लाली ने दूर से देखा, भट्टे के नुक्कड़ पर सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था। कारिंदा ट्रक ही की जानिब बढ़ रहा था। लाली भी उसके साथ उसी तरफ बढ़ा। करीब जाकर उसे जमादार हनीफ डोगर नजर आया। वो ट्रक के नज़दीक धुंधली धुंधली रोशनी में निहायत ही पुरस्रार अंदाज में खड़ा सिगरेट पर कश लगा रहा था। सिगरेट का सुलगता हुआ किनारा अंधेरे में बार बार दहकता। उसके दहकने से सुर्ख सुर्ख रोशनी फैलती। हनीफ डोगर ने लाली से कोई बात नहीं की। सरसरी नज़र से उसे देखा और कारिंदे को हाथ से इशारा किया। उसने लाली को ट्रक के पिछले हिस्से में बिठा दिया जो खुला हुआ था। कई पथेरे पहले ही उसमें मौजूद थे। सब डरे सहमे बैठे थे। लाली भी सहमा हुआ था। पथेरे झोंपड़ियों की तरफ से कारिंदों की निगरानी में आते रहे और ट्रक में बैठते रहे। फिर उनकी आमद का सिलसिला बंद हो गया। 4 मुसल्ला कारिंदे भी ट्रक पर सवार हो गए और पथेरों के साथ ही बैठ गए। हनीफ डोगर ने ट्रक के आसपास घूम फिर कर पथेरों का जायजा लिया और ड्राइवर के बराबर बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ। ट्रक सड़क पर दौड़ने लगा। ट्रक में 19 पथेरे सवार थे। उनमें मर्द थे, औरतें थीं, बच्चे भी थे, मगर सलामू और उसके बाल बच्चे उनमें शामिल न थे। शायद इसकी वजह यह थी कि वो अभी तक चल फिर नहीं सकता था। अलबत्ता उसके लगभग सभी अजीज व अकारिब ट्रक में सवार थे। ट्रक रात के सन्नाटे में सड़क पर दौड़ता रहा। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता, मोड़ काटता, कभी दाएं और कभी बाएं घूमता, आगे और आगे बढ़ता रहा। पतेरे चुप बैठे थे। न कोई बोल रहा था, न बात कर रहा था। उन्हें कुछ पता न था कि वो कहाँ जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। उन्होंने ये मालूम करने की कोशिश भी न की, और अगर झोंपड़ियों और झुग्गियों से निकलते हुए ऐसी कोशिश की भी तो उनको भी लाली की तरह कारिंदों ने डांट डपट कर खामोश कर दिया था। भट्टे के चारों कारिंदे निहायत चौकस बैठे थे। 2 के पास बंदूकें भी थीं जिन्हें वो मजबूती से थामे हुए थे। वो चौकन्ना नजरों से ट्रक में बैठे हुए पथेरों को घूर रहे थे। कभी कभार कोई बूढ़ा खांसता तो खामोशी का तिलिस्म टूट जाता।
کارندے کھانسی کی آواز کے ساتھ ہی چونک پڑتے اور غصے سے کھانسنے والے پتھیرے کو دیکھتے۔ ان کے چہروں پر سختی اور درشتی تھی، نام کو بھی نرمی اور مروت نہ تھی۔ وہ اپنے ہر رویے اور ہر انداز سے ڈرے سہمے پتھیروں کو دہشت زدہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ٹرک نے ایک موڑ کاٹا تو گشت کرنے والی پولیس کی ایک ٹولی سامنے آ گئی۔ ایک پولیس والے نے ہاتھ اٹھا کر ٹرک روکنے کا اشارہ کیا۔ ٹرک رک گیا۔ کارندوں نے جھٹ اپنی بندوقیں قریب بیٹھے ہوئے پتھیروں کی گٹھڑیوں کی اوٹ میں چھپا دی۔ پولیس والے ٹرک میں تلاشی لینے کی غرض سے آگے بڑھے۔ حنیف ڈروگر خود نیچے اترا۔ نرم لہجے میں ایک پولیس والے کو مخاطب کرتے ہوئے گویا ہوا، حوالدار جی، ٹرک میں پتھیرے بیٹھے ہیں، ان کو بھٹے پر پہنچانے جا رہا ہوں۔ حوالدار نے ٹرک کے نزدیک جا کر پتھیروں اور کارندوں کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا۔ سارے پتھیرے چپ بیٹھے رہے، کسی نے ڈر کے مارے چوں تک نہ کی۔ حوالدار اور دوسرے پولیس والوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ حوالدار نے ڈوگر سے پوچھا، تو کون ہے؟ میں جی جمادار ہوں۔ حنیف ڈوگر نے اسے مطلع کیا، سارے ہی پتھیرے میاں اسلم کے بھٹے کے ہیں۔ حوالدار نے مزید پوچھ گچھ نہ کی، ہاتھ ہلا کر ٹرک آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ حنیف ڈوگر ٹرک پر سوار ہوا اور ڈرائیور کے برابر بیٹھ گیا۔ ٹرک ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے لگا۔ کارندوں نے جھک کر اپنی بندوقیں نکالی، انہیں سنبھالا اور چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ ٹرک لکھو ڈیر کے بھٹے پر پہنچ کر رک گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف سناٹا چھایا تھا۔ حنیف ڈوگر ٹرک کو ایسے پیچیدہ اور طویل راستوں سے گھما پھرا کر لے گیا تھا کہ پتھیروں کو نہ تو راستے کا اندازہ ہو سکا اور نہ یہ علم ہوا کہ وہ کہاں پہنچے اور کس بھٹے پر پہنچے۔ وہ حیرت زدہ تھے، سہمے ہوئے تھے، تھکن اور نیند سے نڈھال تھے۔ ٹرک کے پہنچتے ہی بھٹے کا جمادار زماں خان کئی کارندوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ پتھیرے ٹرک سے نیچے اترے۔ حنیف ڈوگر نے پتھیروں کو زماں خان کے حوالے کیا۔ اس نے ان کی گنتی کی۔ حنیف ڈوگر زیادہ دیر نہ ٹھہرا، زماں خان سے رخصت ہوا اور ڈرائیور کے ساتھ ایک بار پھر بیٹھ گیا۔ اس کے ہمراہ آنے والے 4 کارندے بھی ٹرک پر سوار ہو گئے۔ ٹرک اسٹارٹ ہوا اور فیروز پور روڈ کی جانب واپس روانہ ہو گیا۔ زماں خان کی ہدایت پر لالی اور دوسرے پتھیروں کو بھٹے کے کارندوں نے دفتر کے پاس درختوں کے نیچے پہنچا دیا۔ نہ انہوں نے کارندوں سے کچھ پوچھا اور نہ ہی انہوں نے کچھ بتایا۔ پتھیرے بے سر و سامانی کے عالم میں رات بھر درختوں کے نیچے پڑے رہے۔ سویرے کچھ جھونپڑیاں خالی کرائی گئی اور ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا گیا، مگر انہیں پرانے پتھیروں سے الگ تھلگ رکھا گیا۔ لالی نے دوپہر تک آرام کیا، کھانا کھایا اور کام کرنے پہنچ گیا۔ اس نے مٹی کھود کر گارا تیار کیا اور سانچوں میں بھر بھر کر کچی اینٹیں تیار کرنے لگا۔ تھکن اور شب بیداری کے باعث اس روز وہ زیادہ دیر تک کام نہ کر سکا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا، سر شام ہی پڑھ کر سو گیا اور ایسی گہری نیند سویا کہ صبح ہونے سے پہلے آنکھ نہ کھل سکی۔ چند ہی روز میں لالی نئے ماحول سے مانوس ہو گیا۔ لکھوں ڈیر کے بھٹے اور تیموں کے بھٹے میں کوئی فرق نہ تھا، پتھیروں پر وہی روک ٹوک اور پابندی تھی، جمادار اور کارندوں کی وہی شورپشتی تھی۔ بات بات پر ڈانٹتے ڈپٹتے تھے، حقارت سے دھتکارتے تھے، تمام دن کڑی نگرانی کرتے تھے اور رات کو پہرے دار جھونپڑیوں کے ارد گرد گشت کرتے تھے۔ زمین پر زور زور سے لاٹھیاں مار کر بجاتے تھے، اونچی آواز سے کھنکارتے تھے۔ کوئی پیشاب کو بھی اٹھتا تو فوراً ڈپٹ کر ٹوکتے تھے۔ ہفتے کی شام کو چٹھا بانٹا گیا۔ لالی کو 5 روز کی دہاڑی کا صرف 1.5 روپیہ ملا تو وہ بہت چکرایا۔ منشی کے چہرے کو نظر بھر کر دیکھا، صورت شکل سے وہ بھی خراٹ لگتا تھا، چھوٹی چھوٹی اندر دھسی ہوئی آنکھیں، پھولے پھولے گال، بے ڈول جسم، پیٹ بڑھا ہوا۔ وہ گردن جھکائے رجسٹر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ لالی نے دریافت کیا، 4,500 اینٹ کی تو یہ بہت کم دہاڑی ہوئی، تو نے ٹوٹ پھوٹ کی کتنی کٹوتی کی؟ اس کے لہجے میں استعجاب تھا۔ ٹوٹ پوٹ تو اتنی نہیں بنتی، پر تیری طرف پیشگی بہت ہے۔ منشی نے اس کی جانب دیکھے بغیر جواب دیا۔ کتنی پیشگی ہوتی ہے جی؟ پورے 800 روپے، منشی نے لالی کو مطلع کیا۔ 800؟ لالی ہکا بکا ہو کر منشی کا منہ تکنے لگا۔ میری طرف تو جی 200 سے بھی کم پیشگی ہوتی تھی۔ کتنی پیشگی پہلے ہوتی تھی اس کے بارے میں جمادار حنیف ڈوگر بتائے گا، منشی نے بیزاری سے بتایا۔ میرے رجسٹر میں 800 روپے پیشگی کے لکھے ہیں،
इस दफ़ा उसने नज़रें उठाकर लाली की जानिब देखा। तेरे नाम पर इतनी ही पेशगी डोगर को अदा की गई है। उसका लहजा तल्ख और तीखा हो गया। कान खोल कर सुन ले, इधर रहकर तुझे इतनी ही पेशगी अदा करनी होगी। पर मैंने तो जी कुल 300 रुपये पेशगी ली थी, लाली ने वजाहत की। मेरे हिसाब से देखा जाए तो लगभग 100 रुपये पेशगी के अदा भी कर चुका हूं। मैंने तेरे हिसाब को नहीं देखना, मैंने तो वो देखना है जो मेरे रजिस्टर में दर्ज है। उसकी आवाज ऊंची हो गई। ब्रह्म होकर बोला, अब तू मेरा मगज न खा, अपनी दिहाड़ी उठा और यहां से टुर जा। तू अकेले नहीं, मैंने औरों को भी चिट्ठा बांटना है। लाली ने मुंशी से मजीद हुज्जत करने की कोशिश न की, खामोशी से अपनी झोंपड़ी में गया। 800 रुपये पेशगी की इत्तला ने उसे जहनी तौर पर इस कदर परेशान कर दिया था कि ना तो उसने रोटी पकाई और ना ही कुछ खाया पिया। निढाल होकर बिस्तर पर लेट गया और बेचैन होकर करवटें बदलने लगा। शाम जब रात में ढल गई तो वाजिद उसके पास आया। वो भी पतेरा था, बीवी और एक नौउम्र बेटे के साथ करीब की झोंपड़ी में रहता था। सख्त मेहनत और ग़िज़ायत की कमी ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था। सर और दाढ़ी के बाल किचड़ी हो गए थे, हर वक्त खांसता भी रहता था। लाली ने वाजिद को देखा तो उठकर बैठ गया। वाजिद उसके बराबर चारपाई पर बैठ गया। पूछा, तू शाम से चुप पड़ा है, तूने रोटी भी नहीं खाई, तेरी तबीयत तो ठीक है? उसके लहजे से हमदर्दी आया थी। तबीयत तो ठीक ही है, पर भूख ही नहीं लगी। तू कुछ परेशान परेशान नजर आ रहा है। वाजिद ने कयास आराई की। लगता है दिहाड़ी बहुत कम मिली होगी। मैंने देखा था तो मुंशी से पेशगी के बारे में पूछताछ कर रहा था। मैं तो मुंशी के बिल्कुल सामने ही बैठा था। कितनी पेशगी तूने ले रखी है? पेशगी तो मैंने 300 ली थी, 100 रुपये के लगभग दिहाड़ियों से कट भी चुके थे। लाली ने उसे मेहरबान पाया तो दिल की बात जबान पर लाया। मेरे हिसाब से 200 से कुछ ही ऊपर होगी। तब मैं मियाँ असलम के भट्टे पर काम करता था। इधर आया तो मुंशी ने 800 पेशगी बताई। सारी दिहाड़ी पेशगी में काट ली, कुल 1.5 रुपया दिया। हाँ जी, ये पेशगी का चक्कर ही ऐसा है, एक बार शुरू हो जाए तो कभी खत्म नहीं होता। वाजिद ने ठंडी सांस भरी। जितनी कटती है उतनी ही बढ़ती जाती है। एक भट्टे से दूसरे पर जाओ तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मुंशी से पूछो तो ठीक से बताता भी नहीं, अपनी मर्जी से जितनी चाहता है काट लेता है, आंखें निकाल कर डांटता है। तूने कितनी पेशगी ले रखी है? लाली ने दरियाफ्त किया। कोई पेशगी शेशगी नहीं ली, वाजिद ने वजाहत की। जब मुल्तान के भट्टों पर काम करता था तब भी नहीं ली। मैंने तो कभी पेशगी नहीं ली। तब तू इधर कैसे आ गया? जमादार ज्यादा दिहाड़ी का लालच देकर लाया होगा। ना जी, ऐसी कोई गल बात नहीं, वाजिद ने लाली को बताया। वो ऐसा हुआ जी कि मेरा एक भतीजा जीटी रोड के भट्टे बंदे मारा पर भतेरा लगा हुआ था। उसका नाम हाशिम है। भट्टे के मालिक ने उस पर 1000 रुपये पेशगी बना रखी थी। सारी दिहाड़ी पेशगी में काट लेता था। हाशिम के पास हफ्ते भर की रोटी को भी नहीं बचता। उसका पुत्र बीमार पड़ा। मिन्नत समाजत करने पर भी भट्टा मालिक ने उसके दवा दारू के लिए उधार ना दिया। वो बीमारी और भूख से मर गया। था तो 15 साल का, पर जवान लगता था। ये ऊंचा होता था। उसने हाथ उठाकर ऊंचाई जाहिर करने की कोशिश की। हाशिम खुद भी बीमार रहता था और उसकी घरवाली भी रोगी थी। भट्टा मालिक ने हाशिम को बहुत तंग कर रखा था। तंग तो जी सारे ही पथेरों को इसी तरह किया जाता है, लाली ने तबसरा किया। हाशिम को ज्यादा ही तंग कर रखा था, वाजिद ने मुत्तला किया। उसके बारे में जब मुझे पता चला तो बहुत दुख हुआ। अपने खानदान वालों से बात की, वो भी पथेरे थे और एक ही भट्टे पर इकट्ठे काम करते थे। सबके सलाह मशवरे से यह तय किया गया कि हाशिम को भूख और नंग से निकालने की कोशिश की जाए, वरना वो भी अपने पुत्र की तरह मर जाएगा। तुम सब ने उसके लिए क्या किया? लाली ने दिलचस्पी से पूछा। करना क्या था जी, मुल्तान से लाहौर पहुंचे और हाशिम की पेशगी उतारने के लिए बंदे मारा के भट्टे पर काम करने लगे। वाजिद ने बताया। हम 8 बंदे थे, उनमें 3 जनानियां भी थी।
سب یہ سوچ کر گئے تھے کہ ہاشم کو اپنے ساتھ ہی ملتان لے جائیں گے۔ ہم نے دن رات زبردست محنت کی، اینٹیں بنا بنا کے ڈھیر لگا دیے، کئی لاکھ اینٹیں بنا ڈالی۔ تب تو ہاشم کی پیشگی ادا ہو گئی ہوگی؟ ادا تو ہو جانا چاہیے تھی، پر ایسا ہوا نہیں، واجد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہینہ بھر سے کچھ اوپر ہوا ہوگا کہ ہم سب کو فیروز پور روڈ کے ایک بھٹے کے مالک کو 3,000 روپے لے کر فروخت کر دیا گیا۔ ہم کو اپنے فروخت ہونے کا بھی تب پتہ چلا جب نئے بھٹے پر پہنچے۔ ہاشم بھی تمہارے ساتھ ہی نئے بھٹے پر چلا گیا ہوگا؟ نہ وہ ہمارے ساتھ آیا، نہ ہی اس کی پیشگی ادا ہوئی۔ وہ پہلے کی طرح اپنی گھر والی کے ساتھ بندے مارا کے بھٹے پر کام کرتا رہا۔ یہ کیسے ہوا؟ لالی نے حیرت کا اظہار کیا۔ بس ایسے ہی ہوا جی، جیسے میں بتا رہا ہوں۔ واجد نے لالی کی حیرت پر توجہ نہ دی۔ ہم سب کو ایک رات زبردستی ٹرک میں بھرا گیا اور ایسے ہی ادھر پہنچا دیا گیا جیسے تو ادھر آیا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے لالی کو دیکھا۔ تو اپنی مرضی سے تو ادھر نہیں آیا؟ تو مرضی کی گل کر رہا ہے؟ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میاں اسلم کے بھٹے سے اٹھا کر مجھے کیوں لایا گیا، لالی نے بیزاری سے بتایا۔ پتھیروں کی خرید و فروخت ایسے ہی ہوتی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب اور کہاں جانا ہوگا۔ لگتا ہے تو نیا نیا پتھیرا لگا ہے۔ ایسی ہی گل بات ہے، لالی نے اس کی تائید کی، ساتھ ہی دریافت کیا۔ یہ بتا، تو فیروز پور روڈ کے بھٹے سے ادھر لکھو ڈیر کیسے آ گیا؟ تو میاں اسلم کے بھٹے پر تو نہیں کام کرتا تھا؟ نہ جی، وہ شریف خان کا بھٹا ہوتا تھا، واجد نے فوراً تردید کی۔ اس کے بھٹے پر لگ بھگ ہم نے 2 مہینے کام کیا۔ وہ جی سردی کے دن تھے، ہم کو رہنے کے لیے کوئی جھونپڑی کوئی جھگی بھی نہ دی گئی۔ سردی سے بچنے کے لیے رات ہم چمنی کے پاس گزرتے، وہ گرم ہوتی تھی، اندر کچی اینٹیں پکانے کے لیے آگ جلتی رہتی تھی، تب بھی سردی سے نیند نہ آتی، چادریں اوڑے سکڑے سکڑائے پڑے رہتے۔ تمہارے پاس رضائیاں نہیں تھی؟ ہمارے پاس رضائیاں بنانے کو کچھ بھی نہیں تھا، واجد نے لالی کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ شریف خان کی جب بہت منت سماجت کی تو اس نے 20-20 روپے پیشگی دی۔ ہم نے اس کے بھٹے پر 2 مہینے تک کام کیا، پر ہم کو کچھ بھی نہ ملا۔ پیشگی کے ساتھ ساتھ وہ 2-3 ہزار بھی ہماری دہاڑیوں سے کاٹے گئے جو بندے مارا کے بھٹا مالک نے ہم کو خریدنے کے لیے شریف خان کو دیے تھے۔ اسے کھانسی کا ٹھسکا لگا، وہ بے چین ہو کر کھانسنے لگا۔ جب ذرا قرار آیا تو اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہاں جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ شریف خان نے ہم کو بہت تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ کھانے کو روٹی بھی نہ ملتی، تب ہم نے شور شرابہ کیا۔ تب تو شریف خان نے اپنے کرندوں کے ذریعے سب کی زبردست پٹائی کی ہوگی، لالی نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ان دنوں وہ لاہور میں نہیں تھا، اس کا جمادار بھی نہیں تھا، دونوں کوئٹہ گئے ہوئے تھے۔ تبھی تو ہم نے بھٹا چھوڑا اور واپس ملتان چلے گئے، پر ادھر بھی زیادہ دن نہ ٹھہرے، لودھرا چلے گئے۔ ہاشم کا کیا بنا؟ لالی نے استفسار کیا۔ وہ ابھی تک بندے مارا کے بھٹے پر کام کر رہا ہے یا کہیں اور چلا گیا؟ وہ جی اپنے رب کے پاس چلا گیا، واجد نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ پچھلے دنوں اس کا مرن ہو گیا۔ یہ تو بہت برا ہوا، لالی نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پر تم 8 بندے تو شریف خان کے چکر سے چھوٹ ہی گئے۔ کہاں چھوٹے جی، ہفتہ بھر نہ گزرا تھا کہ شریف خان اپنے جمادار رحمان اور 2 کرندوں کے ساتھ پہلے ملتان پہنچا، وہاں سے اس نے ہمارے بارے میں پتہ کیا اور لودھرا پہنچ گیا، تھانے دار سے ملا، ہمارے خلاف پرچہ چاک کرایا، واجد نے بتایا۔ رات کے اندھیرے میں پولیس نے گھروں پر اس طرح چھاپے مارے جیسے ہم نے کوئی بڑا جرم کیا ہے، سب کو گرفتار کر کے تھانے لے جایا گیا۔ رات بھر چھتروں اور سوٹوں سے پٹائی کی گئی اور حوالات میں بند کر دیا گیا۔ پر پولیس نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے تھانے دار سے نہیں پوچھا؟ پوچھا تھا، واجد نے جواب دیا۔ تھانے دار نے بتایا کہ ہم نے شریف خان کے 2500 روپے پیشگی ادا کرنے ہیں۔ ہم نے انکار کیا، قسمیں کھائیں، پر اس نے ہماری ایک نہ سنی، گالاں نکالی، لاتوں اور مکوں سے پٹائی بھی کی۔ شریف خان نے تگڑی رشوت دی ہوگی یا سفارش پہنچائی ہوگی، لالی نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ ایسا ہی ہوگا،
میں نے کچھ پتہ نہیں۔ واجد نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ تھانے دار کے حکم پر ہم سب کو دھکے دے دے کر ایک لاری میں بھرا گیا۔ ایک حوالدار اور 3 پولیس نگرانی پر لگائے گئے۔ پہلے ہم سب ملتان گئے، وہاں سے ہاشم کے بھائی اور پیو کو پکڑ کر بٹھایا۔ اس کا پیو بوڑھا اور بیمار تھا، اس نے گڑ گڑا کر منت کی تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہاں سے اکاڑے لے جایا گیا۔ رات بھر سب کو ایک کوٹھڑی میں بند کر کے رکھا گیا۔ کھانے کو روٹی بھی نہ دی گئی۔ اس کے کرندے بندوقیں اور پستول دکھا کر ڈراتے دھمکاتے رہے۔ یہ تو بہت ظلم ہوا جی، لالی نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ جعلی پیشگی بنائی اور اوپر سے اتنا تنگ بھی کیا۔ سنتا جا کیسا کیسا ظلم ہوا۔ واجد کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اوکاڑے سے شریف خان ہم سب کو لاہور لے گیا، اس کے 7 بھٹے ہیں۔ کرندوں نے پہلے تو ہم سب کی دبا کے پٹائی کی، پھر منہ میں جوتا دے کر کمر میں رسیاں ڈالی گئیں اور تمام بھٹوں پر سارے پتھیروں کے سامنے گھمایا تاکہ وہ بھی ڈر جائیں اور آگے شریف خان کے خلاف شور شرابہ اور گڑبڑ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ تم سب کو اس لیے یہ سزا دی گئی تھی کہ شریف خان کی مرضی کے خلاف اس کا بھٹا چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے؟ ہاں جی، یہ اسی کی سزا دی گئی تھی، واجد نے تائید کی۔ شریف نے مہینہ بھر تک اپنے ایک بھٹے پر ہم سب کو رکھا، بعد میں اس بھٹے کے جمعدار رحمان کے ذریعے فروخت کر دیا۔ تب سے جی میں ادھر ہی ہوں۔ دوسرے بندے بھی تیرے ساتھ ہی ہوں گے؟ نہ جی، ایسا نہیں ہے، اس نے انکار میں آہستہ آہستہ گردن ہلائی۔ دوسروں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، کہاں کہاں ہے اور کس کس بھٹے پر کام کر رہے ہیں۔ میری ایک دھی اور ایک پتر کا بھی پتہ نہیں کدھر ہیں، کیسے ہیں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ یہ پیشگی کا چکر ہی ایسا ہے، اس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملنے کا، ہر ہفتے دہاڑی سے کٹتی ہے پر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لالی اس کی باتیں سن کر اور پریشان ہو گیا، سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ واجد اٹھ کر اپنی جھونپڑی میں گیا، ایک روٹی اور مرچیں لایا، لالی کے آگے رکھ کر بولا، لے اسے کھا لے، تو نے شام سے کچھ نہیں کھایا۔ لالی نے انکار کیا مگر واجد نے اصرار کر کے کھانا کھلا دیا۔ واجد زیادہ دیر نہ رکا، اٹھ کر چلا گیا۔ لالی بستر پر لیٹ گیا مگر سویا نہیں، جاگتا رہا، بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ لالی نے اس رات فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ رات گزرتی رہی، آدھی سے زیادہ ہو گئی، ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی، صرف پہرے داروں کے کھنکارنے اور لاٹھیاں بجانے کی آوازیں رک رک کر سناٹے میں ابھر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ جھونپڑیوں کے سامنے پتھیرے اور مزدور گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور دبے دبے قدموں چلتا ہوا ایک طرف بڑھا، کبھی قدموں کی رفتار تیز کر دیتا، کبھی سست، کبھی ٹھہر جاتا۔ وہ راستہ بدلتا، رکتا، مڑتا، پہرے داروں کی نظروں سے بچتا بچاتا بھٹے کی حدود سے نکل کر پختہ سڑک پر پہنچ گیا۔